हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसने सॉफ्टवेयर उपागम को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है? तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर उपागम को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है? सिल्वरमैन ने। किसने दी है? सिल्वरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर उपागम कैसा उपागम है? तो सॉफ्टवेयर उपागम प्रक्रियाजन्य उपागम है। कैसा उपागम है? प्रक्रियाजन्य उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर उपागम का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? सॉफ्टवेयर उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। बीएफ स्किनर के द्वारा सॉफ्टवेयर उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने में उपयोगी है। छात्रों में व्यवहार परिवर्तन लाने में ऐसा कौन सा उपागम जो है वो उपयोगी है? सॉफ्टवेयर उपागम। सॉफ्टवेयर उपागम के द्वारा छात्रों के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत कौन सी तकनीकी आती है? तो सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी आदि आते हैं। तो सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत कौन कौन सी तकनीकी आती हैं? शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। और सॉफ्टवेयर उपागम को अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी त्रुटि को और किस नाम से जानते हैं? तो शैक्षिक तकनीकी त्रुटि को हम प्रणाली विश्लेषण उपागम के नाम से भी जानते हैं। प्रणाली विश्लेषण उपागम बोल लें या फिर शैक्षिक तकनीकी त्रुटि बोल लें, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी त्रुटि जो है उसको हम प्रणाली विश्लेषण उपागम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंध तकनीकी के सिद्धांत एवं नियमों के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी त्रुटि तथा प्रणाली विश्लेषण उपागम की संज्ञा दी है? क्वेश्चन है आपका कि किसने शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंध तकनीकी के सिद्धांत एवं नियमों के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी त्रुटि अथवा प्रणाली विश्लेषण उपागम की संज्ञा दी है? लुमस्टैन ने। लुमस्टैन ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंध तकनीकी के सिद्धांत एवं नियमों के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी त्रुटि तथा अथवा प्रणाली विश्लेषण उपागम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रणाली के समस्त अंगों को व्यवस्थित करने के लिए कितने पदों का अनुसरण किया जाता है? कोई भी प्रणाली है, अगर उसके समस्त अंगों को व्यवस्थित करना है तो कितने पदों का अनुसरण किया जाता है? 5 पद का अनुसरण किया जाता है। पहला है प्रणाली की योजना बनाना, प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना, प्रणाली का विकास करना, प्रणाली का क्रियान्वयन करना और प्रणाली का मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले प्रणाली की योजना बनाते हैं, उसके बाद रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद उसका कैसे विकास करना है, उसको कैसे क्रियान्वित करना है, बाद में उसको कैसे उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाली विश्लेषण के 3 पद कौन कौन से हैं? तो प्रणाली विश्लेषण के 3 पद हैं, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, प्रणाली का मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले योजना बनाएंगे, योजना का क्रियान्वयन करेंगे और प्रणाली का मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रणाली विश्लेषण से तात्पर्य शिक्षा उद्योग की विभिन्न प्रणालियों में प्रबंध तकनीकी के सिद्धांतों एवं नियमों के प्रयोग से है? किसने कहा है कि प्रणाली विश्लेषण से जो तात्पर्य है वो शिक्षा उद्योग की विभिन्न प्रणालियों में प्रबंध तकनीकी के सिद्धांतों एवं नियमों के प्रयोग से है? प्रोफेसर रमन जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रणाली विश्लेषण की उपयोगिता और महत्व है उसके बारे में बताना है। तो यह जो उपागम है, जो प्रणाली विश्लेषण उपागम है, शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन, संचालन एवं मूल्यांकन में सहायता करना, उन्हें प्रभावी बनाना, ये सब किसका कार्य होता है? प्रणाली विश्लेषण का कार्य होता है। तो प्रणाली विश्लेषण का कार्य होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन करना, संचालन करना एवं मूल्यांकन में सहायता करना, ये सब, और उसको मूल्यांकन में सहायता करने के बाद उसको प्रभावी बनाया कैसे जाए, ये सब प्रणाली विश्लेषण की विशेषता है। और यह जो उपागम है, प्रणाली विश्लेषण उपागम अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण उपागम की सीमाएं बताइए।
तो प्रणाली विश्लेषण का जो संबंध है वो शिक्षा प्रक्रिया के क्रियात्मक पक्ष से है, यह उसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में कोई कार्य नहीं करता है। तो जो प्रणाली विश्लेषण का जो संबंध है वो शिक्षा प्रक्रिया के किस पक्ष से है? क्रियात्मक पक्ष से है, और यह उसके जो सैद्धांतिक पक्ष होता है उसके विषय में कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो केवल शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय संगठन और शिक्षण अधिगम की क्रिया में शिक्षक शिक्षार्थियों की क्रियाओं को संगठित करने तक सीमित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हो गई इसकी सीमाओं में कि जो प्रणाली विश्लेषण का जो संबंध है वो शिक्षा प्रक्रिया की केवल और केवल क्रियात्मक पक्ष से संबंध रखता है और उसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में वो कोई कार्य नहीं करता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इसका कार्य क्षेत्र जो है वो केवल शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय संगठन और शिक्षण अधिगम की क्रिया में शिक्षक शिक्षार्थियों की क्रियाओं को संगठित करने तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? सामग्री के क्षेत्र के आधार पर अधिकतर विद्वान शैक्षिक तकनीकी को 4 भागों अथवा शाखाओं में विभाजित करते हैं। तो सामग्री के क्षेत्र के आधार पर अधिकतर विद्वान हैं वो शैक्षिक तकनीकी को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है अनुदेशनात्मक तकनीकी, तीसरा है व्यवहार तकनीकी और चौथा है अनुदेशनात्मक प्रारूप। ठीक है, तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने पढ़ा शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर की जो सभी पीडीएफ हैं वो 99 रुपीज़ की है, जिसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।